आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब कि हृदय की संरचना। देखिए किस प्रकार से हृदय की संरचना में क्या क्या अंग होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, मानव हृदय की संरचना है क्या। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको पहले तो चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें इस साइड होता है क्या, बायां निलय, और इस साइड क्या होता है, दायां निलय। मतलब क्या है, मानव हृदय क्या होता है, चार कोष्ठ होता है जो आलिंद और निलय होते हैं। निलय क्या है, नीचे होते हैं, और आलिंद क्या होते हैं, ऊपर होते हैं क्या। ठीक है, ये क्या है, इसका बायां निलय है, ये इसका दायां निलय है क्या। ठीक है, बायां आलिंद निलय वॉल्व, मतलब बायां आलिंद और निलय के बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें वाल्व भी अपन बोलते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आलिंद कहलाएगा। और ये क्या है, लेफ्ट साइड का तो बायां आलिंद कहलाएगा क्या। ये दोनों क्या है, यहाँ पे ये फुफ्फुसी शिरा है, ठीक है, जो फेफड़ों की ओर जाती है, और ये क्या है, फुफ्फुसी धमनी, जो फेफड़ों से आती है क्या। ठीक है, ये यहाँ पे महाधमनी है, ये शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, यहाँ पे महाशिरा जुड़ रही है, और ये आपके क्या है, दायां आलिंद है। ये यहाँ दोनों में ये शिरा आ जाएगी, यहाँ पे महाशिरा, और इन दोनों के मध्य वापस क्या आ जाएंगे, वाल्व आ जाएंगे। यहाँ पे बायां था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दायां हो जाएगा, और ये दायां निलय हो जाएगा। ठीक है, और ये बीच में विभाजिका है, जिसको दोनों भागों में अलग अलग इसको सेपरेट कर रही है। और यहाँ पे होता है हृदय आवरणी द्रव। ठीक है, इसमें क्या होता है, हृदय आवरणी द्रव होता है, जो क्या है, हृदय की सुरक्षा करता है क्या। तो ये तो था चित्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको अपन समझने वाले हैं क्या। देखिए यह पेशी उत्तकों से बना एक मांसल खोखला बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। यह एक दोहरी भित्ति का मतलब कि डबल लेयर, एक झिल्लीमय आवरण से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, हृदय आवरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हृदय आवरण। ये इस पे ये डबल लेयर है ना, ये तो ये इसका बाहर क्या है, हृदय आवरण कहलाएगा। हृदय के ऊपर जो आवरण है उसको बोलते हैं अपन हृदय आवरण, हृदय आवरण कहते हैं। इसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था। आप इसके अंदर हृदय आवरणी द्रव पाया जाएगा। यह द्रव हृदय के बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करेगा। मतलब जो आघात चोट वगैरह होती है ना, उनसे क्या करेगा, सुरक्षा पहुंचाने का काम करेगा, ताकि अपने अंदर डैमेज ना हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठी होता है, मतलब कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। आलिंद हमेशा ऊपर रहेंगे और निलय हमेशा नीचे रहेंगे। ऊपरी दो कोष्ठ अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, आलिंद कहलाते हैं। ठीक है, और आलिंद की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ऊपर की साइड रहेंगे क्या। निचले दो कोष्ठ अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और निलय कहलाते हैं, जैसा कि अपन चित्र में भी देख के आए अभी अपन। आलिंद व निलय दोनों ओर पाए जाते हैं, दाएं में पाए जाएंगे और बाएं में भी ये पाए जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, आलिंद व निलय के मध्य कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं क्या। क्या करेंगे, ये अपोजिट साइड में रुधिर को, भाई एक बार रुधिर जिस साइड से आ गया वापस उस साइड में नहीं जाएगा क्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं या वाल्व पाए जाते हैं। बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य द्विवलनी या माइट्रल एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाए जाते हैं। कौन से वाल्व पाए जाते हैं, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, जिसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, या एंट्रोवेंट्रिकुलर भी इनको कहा जाता है क्या। ठीक है, किधर, और बाईं साइड में। ठीक है, बाएं निलय और बाएं आलिंद के मध्य द्विवलनी कपाट या माइट्रल वॉल्व या एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व पाए जाते हैं क्या। तथा दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें द्विवलनी कपाट है बाएं बाएं के मध्य, और दाएं दाएं के मध्य त्रिवलनी कपाट है। कपाट के खुलने व बंद होने से लपडप की ध्वनि आती है क्या। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कपाट खुलने पे कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो लपडप की ध्वनि उत्पन्न होती है क्या। ठीक है, तो ये थी आपके हृदय की संरचना। अब अपन पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि की, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए हृदय की क्रियाविधि देखेंगे तो इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा। आप तो इस डायग्राम को मैं यहाँ ना समझा के आपको खुद इस डायग्राम को बना के आपको समझाता हूँ। इसको एक ही बार में आपको समझाने पे ऑटोमेटिक आपको पूरा याद हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए कि मैं किस प्रकार से इसको बना रहा हूँ। तो देखिए आप इसको बिल्कुल मैं रफली बना रहा हूँ, इसको आप देखते जाना। ये सिर्फ अपन को समझने के हिसाब से अपन को, ये यहाँ पे वाल्व है,
यहाँ पे भी ये वाल्व है क्या, ठीक है। ये बड़े छोटे बन गए, पर आप इसको दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाना है इसको डायग्राम को। मुझे सिर्फ समझाने के माध्यम से मैं इसको बना रहा हूँ क्या। यहाँ पे आ जाएंगे आपके शरीर के अंग, ठीक है, और ऊपर आ जाएंगे आपके फेफड़े। एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है फेफड़े। देखिए इसका नाम है, ये है आपका बायां आलिंद हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके बायां निलय, ये हो जाएगा आपका दायां निलय, और ये हो जाएगा आपका दायां आलिंद हो जाएगा। देखिए अब ये जो फेफड़े हैं, यहाँ से ये इस साइड से आपको लानी है, ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे नली लेके आनी है, और इस साइड से आप इसको नीचे वाले को इससे मिला दीजिए यहाँ पे, ये ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, ये ऊपर वाला हिस्सा इस नीचे वाले से मिलेगा क्या, यहाँ पे नीचे का नीचे मिल जाएगा, बट यहाँ पे ऊपर का नीचे मिलेगा क्या, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा क्या, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी ये आपके फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगी क्या, ये आपके महाधमनी हो जाएगी। एक ही बार में आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र और ये हृदय की क्रियाविधि आपको समझने में आ जाएगी क्या। ये हो जाएगी आपके महाशिरा, ये हो जाएगी आपके फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी होगी क्या। आलिंद नीले वगैरह आपने लिख ही लिए। ये हो गया आपके शरीर के अंग, ये हो गया आपके ऊपर फेफड़े गया, ठीक है। ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट पाया जा रहा था, द्विवल्नी कपाट, ठीक है। और इधर कौन सा था, त्रिवल्नी कपाट था, तो त्रिवल्नी कपाट। ये तो आपके इसके नाम लिखने हैं क्या, ठीक है। आप इनको बाहर भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में समझाने के लिए लिखा है। अब देखना इसमें क्या होता है, शरीर के सभी भागों से, ठीक है, यहाँ पे आएगा CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त, ठीक है। मतलब इस वाले ब्लड में क्या रहेगा, CO2 रहेगी क्या, ठीक है। यहाँ पे CO2, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और O2, ठीक है। अब इसको समझते जाना है क्या। चलिए ये आपको कंप्लीट करना है, इसके अलावा ये आपको 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसको समझते हुए चलना है। ये आपकी हृदय की क्रियाविधि, आपको डायग्राम हर्ट वाला ही बनाना है इसमें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली समझाया। देखिए शरीर के सभी अंगों से महाशिरा के द्वारा, किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा CO2 युक्त रक्त को, किसको, CO2 युक्त रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। किस में लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। शरीर के सभी अंगों से महाशिरा के द्वारा CO2 युक्त रक्त, मतलब कि अशुद्ध रक्त को, इस रक्त को अपन क्या बोलते हैं, CO2 वाला रक्त कौन सा होता है, अशुद्ध होता है। कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद से यह CO2 युक्त रक्त या यह अशुद्ध रक्त त्रिवल्नी कपाट की सहायता से दाएं निलय में प्रवेश करेगा। किस में प्रवेश कर जाएगा, यह अशुद्ध रक्त त्रिवल्नी कपाट की सहायता से दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये यहाँ से इसमें प्रवेश कर जाएगा, फिर यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से, किसके माध्यम से, देखो ये कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से CO2 युक्त रक्त, मतलब कि इस अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाया जाता है, फेफड़ों में ले जाया जाता है, ठीक है। फेफड़ों में ले जाने के बाद इस ब्लड में से CO2 को यहाँ से बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा,
ठीक है। श्वसन की क्रिया के द्वारा इसको CO2 को बाहर निकाल देंगे और इसी रक्त में, ये जो ब्लड था ना, इसी रक्त में CO2 बाहर गई, इसी ब्लड में क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को मिला देंगे श्वसन की क्रिया के माध्यम से क्या, ठीक है। जो अभी अशुद्ध रक्त था आपका CO2 युक्त, वो कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऑक्सीजनित रक्त भी कह सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस शुद्ध रक्त को या इस ऑक्सीजनित युक्त रक्त को या ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में लाया जाता है। बाएं आलिंद से इस शुद्ध रक्त को किस में पहुंचा देंगे अपन, द्विवलन कपाट की सहायता से बाएं नीले में प्रवेश करवा देंगे और बाएं नीले में से इस शुद्ध रक्त को या ऑक्सीजनित युक्त रक्त को महाशिरा के द्वारा इस पूरे शरीर के अंगों तक इसको पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से हृदय की क्रियाविधि संपन्न होती है और इस पूरी प्रोसेस में हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है, एक तो शरीर के सभी अंगों से हृदय में, ठीक है, और एक बार फेफड़ों से वापस हृदय में आता है। तो इस प्रकार से इसको अपन दोहरा परिसंचन तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। डबल बार इसमें क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाइए, नाम भी आपको याद हो जाएंगे और हृदय की पूरी क्रियाविधि आपको समझने में आ जाएगी। अगर मैं आपको डायरेक्ट नोट से समझा के बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, बट मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि को विद नोट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हैं क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इससे बेटर आप बना सकते हैं तो वो बेटर बना लीजिए क्या। देखिए अब अपन को नोट्स के साथ इसको पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 100%। देखिए इस प्रकार से हमने डायग्राम बना के बताया। अब देखना कि लिखना क्या है अपन को, आलिंद व निलय लयबद्ध रूप से संकुचन व शीतलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं, ठीक है। ये बार बार क्या हो गया, सिकुड़ेंगे फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फैलेंगे क्या। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों से रक्त प्रवाहित पंप करता है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त, अब अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अपन क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त, जो कि आपके भी उसमें क्लियर भी हो गया होगा। वो महाशिरा के द्वारा, किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा आलिंद में लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है, वो भी हमने उसमें बता दिया, ठीक है। आप इसको पूरे कोई ना उसको चित्र बना के आप लिख सकते हो कि इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से त्रिवलन कपाट की सहायता से दाएं नीले में प्रवेश करेगा। दाएं नीले के संकुचन होने पर यहाँ से फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को, अब अशुद्ध रक्त कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाती है क्या। फेफड़ों में श्वसन की क्रिया के द्वारा CO2 को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, बाहर की ओर निकाल दिया जाता है और उसी रक्त में ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है। अब जिससे क्या है, ये रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यहाँ से द्विवलन कपाट की सहायता से, कपाट से होते हुए बाएं नीले में प्रवेश करेगा और नीले के संकुचन के द्वारा महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों व कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ये तो अपने एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है, क्योंकि आपको याद तो पहले ही हो चुका है अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना के समझ लिया होगा तो क्या, ठीक है ना। पर लिखना आपको इस प्रकार से, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो गया होगा, आप डायग्राम बनाना भी इजी गोइंग सीख गए होंगे क्या। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को हृदय चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हृदय चक्र कहते हैं। हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन तथा शीतलन को क्या बोलते हैं, अनुशीतलन कहा जाता है। पूछ लिया आपसे प्रकुंचन क्या होता है, कि भाई हृदय में होने वाले संकुचन को अपन क्या बोलेंगे, प्रकुंचन, तथा शीतलन को क्या बोलेंगे, अनुशीतलन कहा जाता है क्या। तो ये था। अब आ रहा है अपने पास दोहरा परिसंचरण तंत्र। देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र में क्या करना है, हृदय की क्रियाविधि में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त के रूप में, फिर फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त के रूप में। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को अपन क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब अगर आपके ज़्यादा 1 नंबर में आते हैं तो आप इतनी सी डेफिनेशन लिख दीजिए। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में 3 नंबर या 5 नंबर में आता है तो फिर आपको डायग्राम भी इसमें बनाना है। 3 नंबर में आपको इसका डायग्राम बना देना और ये लिख देना क्या। और अगर 5 नंबर में आता है तो इसमें क्रियाविधि भी आप थोड़ी सी लिख देना क्या, ठीक है। डायग्राम प्लस ये डेफिनेशन प्लस इसकी क्रियाविधि भी आप लिख देना, इसमें आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे क्या। अगला टॉपिक है हमारे पास लसिका। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी क्या करता है, सहायक होता है। वहन का मतलब जो परिवहन होता है उसको अपन वहन बोलेंगे। इसे लसिका या तरल उत्तक कहते हैं क्या। केशिकाओं की भित्ति, अब देखो केशिका है, यहाँ पे कोशिका नहीं है। केशिका क्या होता है, धमनी तथा शिरा मिलकर जिस वाहिका का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं अपन केशिकाएं। की भित्ति में उपस्थित छिद्रों के द्वारा कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में, मतलब कि जो उसमें उपस्थित अवकाश या खाली स्थान है, में
आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, ठीक है भाई, जो प्लाज्मा अपने पढ़ा था ना उसकी तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन रक्त कणिका अनुपस्थित, मतलब इसमें किसी प्रकार की रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाएगी, इसलिए कलरलेस होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होता है। लसिका अंतरकोश के अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिनी बनाते हैं और अंत में जाके क्या होता है, ये बड़ी शिरा में खुलती है। किस में खुलेगी, ये बड़ी शिरा में खुलेगी। अब देखना लसिका के कार्य क्या होते हैं। पचा हुआ तथा शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। तो वसा का वहन किसके द्वारा होगा, लसिका के द्वारा, मतलब वसा को कौन आगे पहुँचाएगा, लसिका पहुँचाएगी। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोश के अवकाश से वापस रुधिर में लाया जाता है। ये कार्य भी कौन करेगा, लसिका करेगा। क्या अब अपने पास आ रहा है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप या रक्त दाब, इसको अपन कहते हैं। क्या देखिए, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध, मतलब जो रुधिर वाहिका है उनके विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या बोलेंगे अपन, रक्तदाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, उसको अपन कह देंगे। रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनी में क्या होता है, अधिक लगता है, ठीक है, शिराओं की अपेक्षा धमनी में अधिक लगता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में निरूपित किया जाता है, सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब। अब ये क्या होता है, अभी आगे आप समझ जाओगे। सिस्टोलिक का मतलब होता है उच्च रक्तचाप, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक होता है लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप। देखिए, सिस्टोलिक दाब उच्च रक्तचाप या HBP भी इसको बोलते हैं। H का मतलब होता है हाई, B का मतलब होता है ब्लड और P का मतलब होता है प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर या संकुचन, जब हृदय संकुचित होगा तो क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्या धमनियों में, सॉरी, जब हृदय धमनियों में क्या होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ेगा। और जब उस धमनियाँ फैलेंगी तो क्या हो जाएगा, निम्न रक्तचाप होगा, डायस्टोलिक दाब होगा वो। तो ये 120 mmHg होता है। mm का मतलब मिलीमीटर और Hg मतलब कि पारा, ठीक है, ये इसकी रीडिंग होती है हाई ब्लड प्रेशर की। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बीपी बढ़ जाती है, और इससे कम अगर होता है तो बीपी लो हो जाती है। क्या, डायस्टोलिक दाब, लो ब्लड प्रेशर। अब देखिए सिस्टोलिक दाब, इसमें हृदय की मांसपेशियाँ संकुचित होकर क्या हो जाएंगी, हृदय की मांसपेशियाँ संकुचित होकर धमनी में रक्त प्रवाहित करती हैं। सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक दाब 90 से 120 mmHg होता है। ये वैसे एकदम फिट व्यक्ति का 90 से 120 बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग है। अगर इससे बढ़ता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी बीपी बढ़ेगी। क्या देखिए, उच्च रक्तचाप, धमनी में अधिक रक्तदाब होना ही उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप कहलाता है। क्या, तो ये तो था आपके हाई ब्लड प्रेशर। अब आ रहा है आपके डायस्टोलिक दाब, मतलब इसको बोलते हैं अपन LBP, मतलब कि लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप या दाब बोलेंगे। संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती है, मतलब कि नॉर्मल हो जाएंगी। सामान्य व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब 60 mmHg से 80 mmHg होता है, मतलब कि अगर इससे अगर नीचे गिर गई आपकी ब्लड प्रेशर का मान तो आपको क्या है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या, ठीक है। निम्न रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनी और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, तो निम्न रक्तचाप कहते हैं। इसके लक्षण देखना, मस्तिष्क, हृदय तथा वृक्क का मतलब होता है किडनी जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं और अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त, मतलब काम करना बंद कर देंगे। क्या, देखिए, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। स्फैग्नो, ये फ है यहाँ पे, स्फैग्नोमेनोमीटर कहते हैं। देखिए, स्टीफन हेल्स ने सन 1783 में पहली बार रक्तचाप को घोड़ों में मापा था। क्या, सबसे पहले रक्तचाप किस में मापा गया था, घोड़ों में मापा गया था। कब नापा गया था, 1783 में। किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने नापा था। क्या, और सन 1983 में कापलन ने रक्तचाप को क्या किया था, परिभाषित किया था। क्या, ठीक है। अब देखें रक्तचाप किस किस कंडीशन में होता है कि भाई ज़्यादा टेंशन लेने से, चिंता, क्रोध, ठीक है, गुस्सा होने से, ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या रखने से, भ्रम में ज़्यादा रहने से, कभी कभी आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ को खाने से, ज़्यादा चीनी के सेवन करने से, ज़्यादा मसाले खाने से, तेल से, अचार से, घी, मांस, मिठाइयाँ, सिगरेट व शराब के सेवन से, या फिर श्रमहीन जीवन, मतलब कि बिना काम के घरों पे रहना। श्रमहीन का मतलब काम नहीं करना,
व्यायाम के अभाव से। इन सभी कंडीशनों में क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है क्या। तो आपको इनको ज़्यादा करने से यूँ नहीं कि फिर आप चीनी खाना छोड़ दो, मसाले तेल वगैरह छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो फिर आपको रक्तचाप जैसी परेशानी आ सकती है क्या। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने मित्रों के शेयर करते रहिए। ये नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।